नमस्कार। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो, हम जूलॉजी में मनुष्य में पाए जाने वाले तंत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले अध्यावरण तंत्र के बारे में पढ़ा, उसके पश्चात पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट है, वो कौन सा है? परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले देखो, हम ये अध्ययन करेंगे कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। परिसंचरण तंत्र, इस अध्याय में हम रुधिर के बारे में, रुधिर वाहिनियों के बारे में और हृदय है, लसिका है, उन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अपना आज का अध्याय है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखो, सबसे पहले परिसंचरण तंत्र किसे बोलते हैं? ठीक है, परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे हम? कि जैसे हम अपना उदाहरण ले लें कि पोषक तत्व है जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन और जल, ये सब क्या करते हैं? हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रहण करने के पश्चात इन सभी को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने वाले तंत्र को हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र किसको बोलेंगे? कि पोषक तत्व है, ऑक्सीजन और जल, इन सभी को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने वाले तंत्र को हम क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। देखो, परिभाषा अपने को क्या लिखनी है कि वह तंत्र जिसके द्वारा प्राणियों में पोषक तत्व, ऑक्सीजन व जल को विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा पहुंचाया जाता है, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा कौन सा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। देखो, पहला तो कौन सा होता है? परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा कौन सा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। तो अब देखो, खुला परिसंचरण तंत्र किसे बोलेंगे? जैसे वह लसिका, ये दोनों नाम याद रखते हैं। कोशिकाएं या कोशिकाओं, वह लसिका। तो देखो, खुला परिसंचरण तंत्र वह परिसंचरण तंत्र जिसमें तरल द्रव्य, वह परिसंचरण तंत्र जिसमें तरल द्रव्य कोशिकाओं व लसिका, कोशिकाओं व लसिका या उत्तक बोलते हैं इसको, उत्तक, सॉरी, वह परिसंचरण तंत्र, दोबारा देखना, वह परिसंचरण तंत्र जो, या वह परिसंचरण तंत्र जिसमें तरल द्रव्य कोशिकाओं व उत्तकों के मध्य निम्न दाब पर बहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र किसको बोलेंगे हम? कि वह परिसंचरण तंत्र जिसमें तरल द्रव्य कोशिकाओं व उत्तकों के मध्य निम्न दाब पर बहता है, उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे मोलस्का व ऑर्थोपोडा वर्ग के जीव है, उसके अंदर किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, खुला परिसंचरण किसे बोलेंगे? परिभाषा नोट कर लेना, वह परिसंचरण तंत्र जिसमें तरल द्रव्य कोशिकाओं व उत्तकों के मध्य निम्न दाब पर बहता है, उसे खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। अब देखो, निम्न परिसंचरण तंत्र, ठीक है, निम्न परिसंचरण तंत्र क्या होता है? कि बंद नलिकाओं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कि वह परिसंचरण तंत्र जिसमें तरल द्रव्य बंद नलिकाओं के मध्य उच्च दाब
पर बहता है उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम मनुष्य भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बंद परिसंचरण तंत्र किसे बोलेंगे? वह परिसंचरण तंत्र जिसमें तरल द्रव्य बंद नलिकाओं के मध्य उच्च दाब पर बहता है उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जैसे मनुष्य। तो ये हो गया परिसंचरण तंत्र क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण क्या होता है और बंद परिसंचरण क्या होता है। अब देखो आगे, देखो आगे है रक्त का संगठन या रुधिर का संगठन। ठीक है, तो रुधिर का संगठन, रुधिर है वो किस प्रकार का उत्तक होता है? तो तरल संयोजी उत्तक। रुधिर किस प्रकार का उत्तक होता है? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका निर्माण किससे होता है? प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब से मिलकर किसका निर्माण होता है? रुधिर का निर्माण होता है। ठीक है, रुधिर क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका निर्माण प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, ये इनके भाग हैं, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इनसे क्या होता है? रुधिर का निर्माण होता है। ठीक है, अब रुधिर क्या करता है? संपूर्ण शरीर में परिक्रमा करता रहता है, मतलब पूरे शरीर के अंदर ये घूमता रहता है रुधिर। एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंदर 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है? रुधिर पाया जाता है। ये कुछ बातें अपने को याद रखनी है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंदर क्या होता है कि 5 से 6 लीटर है वो रुधिर पाया जाता है। रुधिर है हृदय से प्रारंभ होता है और रुधिर वाहिनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर में क्या करता है? परिक्रमा करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा रक्त का संगठन कि यह एक क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है जिसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स ये पाए जाते हैं। सामान्य मनुष्य उसमें 5 से 6 लीटर है वो रुधिर पाया जाता है। यह हृदय व रुधिर वाहिनियों की सहायता से या हृदय से होता हुआ रुधिर वाहिनियों की सहायता से संपूर्ण शरीर के अंदर क्या करता है? परिक्रमा करता है। अब रुधिर है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। रुधिर के भाग 2 प्रकार का होता है। पहला तो कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है और दूसरा भाग कौन सा होता है? रुधिर कणिका। दूसरा होता है रुधिर कणिका। ठीक है, तो देखो प्लाज्मा किसे बोलेंगे हम? कि रुधिर है उसके तरल भाग को, रुधिर के तरल भाग को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे, जिसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। रुधिर के तरल भाग को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, जिसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। और संपूर्ण रुधिर का आयतन होता है उसका 55 से 60% भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? 90% जल पाया जाता है और 10% कार्बनिक व अकार्बनिक। ठीक है, 10% क्या पाया जाता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? प्लाज्मा। दोबारा समझना प्लाज्मा कि प्लाज्मा रुधिर के तरल भाग को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, जिसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और संपूर्ण रुधिर है उसके आयतन का 55 से 60% भाग है वो प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा में 90% भाग क्या होता है? जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा है रुधिर कणिका। ठीक है, तो रुधिर कणिकाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा है रुधिर कणिका। देखो मनुष्य के अंदर कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती है? तो 3 प्रकार। मनुष्य उसके अंदर कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? लाल रक्त कणिकाएं,
श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरबीसी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रक्ताणु भी बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, उसका दूसरा नाम क्या होता है? रक्ताणु भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी है? लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लाल रक्त कणिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक होती है। किन से अधिक होती है? बाकी कणिकाएं जैसे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, उनसे क्या होती है? आरबीसी की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। आरबीसी की संख्या क्या होती है? जो बाकी कणिकाएं हैं उनसे क्या होती है? अधिक होती है। आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक की अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं कि आरबीसी उसके अंदर क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, लोहे युक्त प्रोटीन, ठीक है। लोहे युक्त प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है या इसका रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रंग कैसा होता है? इसका लाल होता है, ठीक है। रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनकी औसत आयु, मतलब ये तीनों कणिकाएं, इनकी तीनों की औसत आयु याद रखनी है अपने को, क्योंकि कई बार इनकी औसत आयु के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो औसत आयु क्या होती है? औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन, ठीक है। औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन। तो देखो समझना पूरा, लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी या रक्ताणु जिसको हम बोलते हैं, इनकी संख्या अन्य कणिकाएं हैं उनसे अधिक होती है। इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनमें लोहे युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। तो ये तो हो गया दूसरा, पहला लाल रक्त कणिका। अब देखो दूसरा, इसका दूसरा भाग श्वेत रक्त या श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु, ठीक है। मतलब ये दूसरा कणिकाएं पाई जाती है, दूसरे प्रकार है इसका रुधिर कणिका। अब इसकी संख्या क्या होती है? संख्या आरबीसी से कम होती है, ठीक है। मतलब जितनी संख्या आरबीसी की पाई जाती है उससे क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाता है। इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या उपस्थित होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। इनका रंग कैसा होता है? ये रंगहीन होती है। रंगहीन मतलब इसका किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता, ठीक है। इनकी औसत आयु कितनी होती है? औसत आयु, जैसे यदि हम कहें कि इनकी औसत आयु कितनी होती है? 4 से 7 दिन, ठीक है। इनमें क्या होता है? कुछ में कणिकाएं उपस्थित होती है, मतलब जिसके अंदर कणिकाएं उपस्थित होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कणिका युक्त आरबीसी, कणिका युक्त श्वेत रक्त कणिकाएं। और जिसके अंदर कणिकाएं अनुपस्थित होती है उसको हम क्या बोलेंगे? कणिका विहीन श्वेत रक्त कणिकाएं। समझ लेना दोबारा, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेताणु या डब्ल्यूबीसी, इनकी संख्या आरबीसी से कम होती है। इनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, यह रंगहीन होती है। इनकी औसत आयु 4 से 7 दिन होती है। इनमें कुछ कणिकाएं होती है जिनमें कणिकाएं उपस्थित होती है, कुछ कोशिकाएं जिनमें कणिकाएं उपस्थित होती है उन्हें कणिका युक्त श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। और कुछ के अंदर कणिकाएं अनुपस्थित होती है जिन्हें कणिका विहीन
श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं। अब देखो तीसरा, इसका तीसरा है जिसका नाम है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका नाम क्या है? पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स। सबसे पहले इसका ये याद रखो कि औसत आयु कितनी होती है? 8 से 10 दिन। ठीक है, कार्य क्या होता है इनका प्रमुख? रुधिर का थक्का बनाना। ठीक है, अब कैसे बनाती है? प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, इनकी औसत आयु कितनी होती है? 8 से 10 दिन होती है। प्रमुख कार्य क्या होता है? रुधिर का थक्का बनाना। जैसे मान लो कि अब किसी दुर्घटना में शरीर पर चोट लग जाती है, या मान लो यहाँ पे चोट लग जाती है, कहीं भी चोट लग जाती है, तब क्या होता है कि शरीर से रुधिर है वो बहता रहता है, और कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि रुधिर रुकता नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब रुधिर शरीर से ज्यादा निकल जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे चोट लगती है वहां से रुधिर रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि रुधिर का क्या बन जाता है? वहां पे थक्का बन जाता है। थक्का बनाता कौन है? ये पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे कई व्यक्तियों के शरीर में यदि की मात्रा कम पाई जाती है तो उनमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है या कम बनता है, और जिनमें अधिक पाई जाती है उनके अंदर रुधिर का थक्का अधिक बनता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का कैसे बनाती है कि शरीर के किसी भाग पर चोट लग जाती है तो वहां से रुधिर निकलने लग जाता है। उस रुधिर को रोकने का कार्य कौन करती है? प्लेटलेट्स करती है। ठीक है, वहां पे जमाव उत्पन्न करती है, जिसके कारण रुधिर रुक जाता है, और ये कार्य कौन करती है? प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु करती है। तो देखो, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आरबीसी है, आरबीसी 120 दिन औसत आयु, डब्ल्यूबीसी औसत आयु कितनी है? 4 से 7 दिन, और प्लेटलेट्स औसत आयु कितनी है? 8 से 10 दिन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, उसके पश्चात इनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक है अपना रुधिर के कार्य। जैसे हम अभी इतनी देर पढ़ रहे हैं रुधिर के बारे में या रक्त परिसंचरण के बारे में। अब रुधिर के कार्य क्या क्या होते हैं, मतलब रुधिर है वो क्या क्या कार्य करता है। तो जैसे सबसे पहला कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का कार्य कौन करता है? रुधिर करता है। उसके पश्चात तीसरा है पोषक पदार्थ जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो पोषक पदार्थों का वितरण, मतलब उनको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? रुधिर करता है। उसके पश्चात है उत्सर्जित पदार्थ है उनका वहन, उत्सर्जित पदार्थों का वहन, और अंतिम है शरीर के ताप नियमन, ताप नियमन। देखो और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे अनेक हानिकारक जीवाणु हैं उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं उनको शरीर में होने से रोकता है। मुख्य रूप से ये 5 कार्य देखो रुधिर के। ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब हम श्वास के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रुधिर करता है। इस रुधिर की सहायता से ही शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। दूसरा है CO2 का परिवहन, मतलब जब हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो शरीर में जो भी भोजन ग्रहण करते हैं या कुछ अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके कहां तक? फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करता है? रुधिर करता है। पोषक पदार्थों का वितरण, जैसे हम भोजन के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन है आहार नाल से होता हुआ
पहुंचता है, परंतु उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? रुधिर करेगा। और ताप नियमन, जैसे शरीर के बाहर तापमान कितना है और शरीर के अंदर का तापमान कितना है, उन दोनों को नियमन करने का कार्य कौन करता है? रुधिर करता है। ठीक है, तो देखो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? मानव का परिसंचरण तंत्र अध्याय प्रारंभ किया, जिसमें सबसे पहले हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा, इसके कितने प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने रुधिर के बारे में पढ़ा, रुधिर के दो भाग प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे रुधिर के कार्य पढ़ा। ठीक है, अब देखो आगे इस अध्याय में हम रुधिर है उसके कौन कौन से समूह होते हैं। ठीक है, बहुत ही अधिक ही इंटरेस्टिंग अध्याय है ये, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए आप लोग वीडियो है उनको पूरा देखें। और यदि वीडियो को पूरा देखोगे तभी पूरा कंप्लीट है वो समझ में आएगा। तो आज का अपना टॉपिक इतना ही था। अगले दिन इससे आगे का टॉपिक हम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।